हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने कल इकोसिस्टम में यहाँ तक आपकी बात कर ली थी, अब घटक तक की बात कर ली थी, ठीक है ना। अब घटक के बारे में हमने आपको कल समझाया था और बताया भी था कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये टॉपिक हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हमको इसके आगे की बात करनी है, ठीक है। तो आज हमको बात करना है साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है ना, पदार्थों का चक्रण। क्या बात करनी है? पदार्थों का चक्रण, इसके बारे में हमको आज बात करनी है दोस्तों। तो चलिए वन बाय वन करके इसके सारे पॉइंट को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा होगा यूट्यूब पर भी कि जो एम्स नॉरसेट वाला बैच है, ठीक है, ये आपका जो है शुरू हो गया है। ठीक, जो एम्स नॉरसेट का बैच है ये शुरू हो गया है। इसकी पहली क्लास कल ऐप पर ली गई है, लाइव क्लास, ठीक है। जो आप लोगों के ऐप पर, जो वेदविक्स का ऐप है, इस पर आप लोगों की कल क्लास ली गई है। तो जिन बच्चों को एम्स नॉरसेट का बैच ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके वहां से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। क्लासेस आप लोगों की कल से 20 फरवरी से वहां पर शुरू हो गई हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो वातावरण से अकार्बनिक तत्व पौधे द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। वातावरण से अकार्बनिक तत्व क्या होते हैं? पौधों के द्वारा लिए जाते हैं, कार्बनिक बनते हैं और मृत्यु के बाद अपघटकों द्वारा फिर से अकार्बनिक होकर मिट्टी वायु में मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पदार्थों का चक्रण कैसे चलता है। तो वातावरण से अकार्बनिक तत्व किसके द्वारा? पौधों के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या बनते हैं? ये कार्बनिक बनते हैं और मृत्यु के बाद अपघटकों द्वारा फिर से अकार्बनिक होकर मिट्टी और वायु में मिल जाते हैं। जैसे कि ये आप साइकिलिंग पूरी देख पा रहे होंगे यहाँ, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पूरी साइकिलिंग देख पा रहे होंगे ना। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एलिमेंट्स मतलब कि सॉइल और एयर जो है, ठीक है ना। फिर ये कहाँ गए? ऑर्गेनिक मैटर में गए, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ठीक है। इसी तरीके से ये पूरी साइकिलिंग आपकी चलती रहती है, ठीक। ये पूरी एक साइकिल होती है पदार्थों की, ठीक है ना। जितने मटेरियल्स होते हैं उनके, ठीक है। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो होते हैं किस कहां से? एनवायरमेंट के द्वारा जो है, एनवायरमेंट से लिए जाते हैं बाय द हेल्प किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा, एंड कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मैटर आफ्टर द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और वह जो जीव है जब उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, फिर वो क्या हो जाते हैं? डिकम्पोजर्स के द्वारा डिकम्पोज किए जाते हैं और फिर वो किसमें? इनऑर्गेनिक फॉर्म में चले जाते हैं। किसमें? सॉइल और एयर में। कहां चले जाते हैं? सॉइल और एयर में। और फिर वहां से जो है इनटेक कर लिया जाता है किसके द्वारा? प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा, ठीक है ना। तो ये पूरी एक साइकिल होती है, ये पूरा एक चक्रण होता है, ठीक है। और ये हमेशा चलता रहता है, ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? डाई हो गया, ठीक। पहला स्टेप क्या है? देखिए इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ठीक है ना, ये क्या है? पहला स्टेप है, ठीक। फिर उसके बाद में इनऑर्गेनिक फॉर्म सॉइल और एयर में जो है मिक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए ये स्टेप 2 क्या हुआ? प्लांट्स कन्वर्ट टू ऑर्गेनिक मैटर। प्लांट्स जो है इसको क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है किसमें? ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। स्टेप 3 क्या है? फिर ये प्लांट्स जो है वो डेड हो गया, ठीक है। और फिर ये यहाँ से डेथ होने के बाद इसकी क्या हो गई? डिकम्पोजिशन हो गई। क्या हो गई? डिकम्पोजिशन हो गई। और डिकम्पोजिशन होने के बाद फिर जो है ये सॉइल और एयर में जो है फिर से मिक्स हो गया और फिर से ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस के द्वारा ले लिया जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके द्वारा ये फिर से इनटेक कर लिया जाएगा, ठीक। तो ये पूरा साइकिल होता है, इसी तरीके से ये अपना चलता रहता है, ठीक। ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो, ठीक है ना। सौर ऊर्जा को पौधों का, 1 मिनट के लिए बस आप लोग रुकिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सौर ऊर्जा को पौधे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, ठीक है ना। सौर ऊर्जा को क्या करते हैं? पौधे जो होता है रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यह ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में प्रवाहित होती है और यही ऊर्जा क्या होती है? एक जीव से दूसरे जीव में प्रवाहित होती है, मतलब कि
फ्लो करती है एक जगह से दूसरे जगह तक, ठीक है ना। प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। दिस एनर्जी देन फ्लो फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर थ्रू द फूड चैन, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, देखिए ये क्या है, आपकी जो है सनलाइट है, ठीक। अब इस सनलाइट को किसने, प्लांट्स ने जो है इस सोलर एनर्जी को लिया, ठीक है, और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब इस प्लांट को कोई भी फीड करेगा, चाहे वो कोई भी एनिमल्स होगा जो इसको फीड करेगा, फिर उससे ऊर्जा इसको मिलेगी और यहां से ये ऊर्जा यहां पहुंचेगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये ऊर्जा एक से दूसरे में ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये ऊर्जा एक से दूसरे में ट्रांसफर होती रहती है। क्लियर। चलिए, प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। अब देखिए बैलेंस, संतुलन क्या होता है, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए आप, जैव और अजैव घटकों के बीच लगातार होने वाली प्रक्रियाओं से जैव मंडल में संतुलन बना रहता है, ठीक है ना। तो जो बायोटिक कंपोनेंट है और एबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है ना, जो बायोटिक कंपोनेंट है और जो एबायोटिक कंपोनेंट है, इन दोनों के बीच में लगातार जो क्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है ना, जो ये फंक्शंस होते रहते हैं, इनसे जो जीव मंडल है आपका, इसमें संतुलन बना रहता है, ठीक। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये दोनों एबायोटिक हो चाहे बायोटिक कंपोनेंट हो, दोनों एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। मतलब कि जो आपका बायोटिक कंपोनेंट है, मतलब कि कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो बिना एबायोटिक कंपोनेंट के सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे कि एबायोटिक कंपोनेंट में अगर हम आपकी बात करते हैं तो एयर आता है, ठीक है, वाटर आएगा, सॉइल आएगा, ये सारी चीजें आएगी, ठीक है ना। तो बिना इनके क्या जीवन संभव है? अगर हम कह लें कि अब बिना पानी के जीवन संभव है तो नहीं संभव है, और अगर हम ये कह दें कि क्या बिना हवा के जीवन संभव है, तब भी नहीं संभव है। तो इस तरीके से आप समझिए कि जो बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है ना, जो बायोटिक कंपोनेंट हैं आपके, वह पूरी तरीके से डिपेंडेंट है किस पे, एबायोटिक कंपोनेंट पर। किस पर? एबायोटिक कंपोनेंट्स पर, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। परिस्थितिकी तंत्र जैव घटक बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है ना। अब बायोटिक कंपोनेंट्स जो है इकोसिस्टम के, वो क्या हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। परिस्थितिकी तंत्र में जैव घटकों को उनके पोषण के आधार पर मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। बायोटिक कंपोनेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना, जिसमें स्वपोषी उत्पादक, ठीक है ना, प्रोड्यूसर जिसे बोलते हैं, स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स परिभाषा, वह जो प्रकाश संश्लेषण के पर्जन्स में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता है, ठीक है ना। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला क्या होता है इसमें, फोटोट्रॉफ्स होता है, प्रोड्यूसर होता है, ऑटोट्रॉफ्स होता है, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफ्स क्या है, वह है जो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक। उसके बाद में इसका उदाहरण देख लीजिए, हरे पौधे, शैवाल, घास, पेड़ पौधे, ये हमने आपको बता दिया है पहले भी, ठीक है ना। कार्यविधि मैकेनिज्म क्या होता है, ये आपको सारी चीजें पता है। ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा रेडिएंट एनर्जी के रूप में ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में इसे रासायनिक स्थित ऊर्जा केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में बदल देते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी होती है आपको, उसको केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है, इन्हें मतलब ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। क्लियर। अब इधर आप देख लीजिए, ये आपका जो है पूरा चार्ट है, ठीक है ना। ये आपकी सनलाइट, ठीक, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और ये अपना भोजन स्वयं बना रहा है प्लांट्स, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सोलर एनर्जी है, इसको किस में बदला जा रहा है? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में। किस में बदला जा रहा है? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। किसकी सहायता के द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण की सहायता के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। क्लियर, ठीक। अब देखिए, स्टार्टिफिकेशन, किसी परिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाकार वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं, ठीक है ना। द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए इकोसिस्टम इज कॉल्ड स्टार्टिफिकेशन, ठीक है ना। तो स्टार्टिफिकेशन किसे कहते हैं? किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं, स्टार्टिफिकेशन
कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक। अब जैसे कि यहां आप देख लीजिए, ठीक है ना, कैनोपाई कैनोपाई, और ये ठीक, ये क्या है, फॉरेस्ट फ्लोर है, ठीक है ना। मतलब कि हर स्टेज पे देखिए कोई ना कोई यहाँ, हर स्टेज पे इसको अलग अलग उसमें जो है बांटा गया है, ठीक है ना। अब देखिए फॉरेस्ट की जो फ्लोर है, जंगल है, जो उसका जमीन है, उसमें कैसे जो है लिविंग ऑब्जेक्ट्स रह रहे हैं, वो रह रहे हैं जो जमीन पर रेंगने वाले कीड़े होते हैं, या जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है ना, हर्ब जिसे बोलते हैं, वो होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर आ गया, फिर उसके ऊपर आ गया, तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट देखिए, ऊपरी स्तर विशालकाय वृक्ष, टॉप लेवल लार्ज ट्रीज, ठीक है ना। द्वितीय अक्षर स्तर झाड़ियां, सेकंड लेवल सर्ब्स, जैसा कि अभी हमने आपको पहले भी बताया पिछली वाली स्लाइड में। निचला स्तर शाकीय पौधे एवं घास, लोअर लेवल, ठीक है ना, हर्ब एंड ग्रासेस। धरातल मॉसेस, ग्राउंड लेवल पर जो है वो मॉसेस होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए उसके बाद में उपभोक्ता परपोषी कंज्यूमर हेटेरोट्रॉप्स आते हैं। हेटेरोट्रॉप्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है कि हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया। ये वही जीव हैं जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं, या प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली किस पे, दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब यहाँ आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये प्रोड्यूसर है आपका, ठीक है ना, ये प्रोड्यूसर है। अब ये जो रैबिट है इस पे क्या है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है। क्या है, ये इस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। लेकिन ये जो है, ठीक है ना, ये जो फॉक्स है, लोमड़ी है, ठीक है ना, ठीक है। अब ये देखिए ये डायरेक्टली इसको भी फीड कर सकती है और इसको भी, मतलब कि ये डायरेक्ट भी डिपेंडेंट है और इनडायरेक्ट भी डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो मतलब कि जो आपके कंज्यूमर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स पर क्या होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि इनको एनर्जी अगर मिलेगी तो या तो ये डायरेक्ट प्लांट्स को फीड करेंगे, वहां से मिलेगी, या तो फिर ये उसको फीड करेंगे जो प्लांट को फीड कर रहा है, ठीक है ना। ठीक। अब प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर में देख लीजिए, ये सीधे हरे पौधे को खाते हैं, ठीक है ना, ये सीधे हरे पौधे को खाते हैं, इसीलिए इन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी हिरण खरगोश टिड्डा, ठीक है ना। These eat green plants directly, so they are called herbivore। एग्जाम्पल में काउ बुफेलो गोट डियर रैबिट एंड ग्रासहोपर, ठीक है ना। ठीक, मनुष्य और तिलचट्टा सर्वभक्षी है, ठीक है ना। मनुष्य और तिलचट्टा जो है सर्वभक्षी, लेकिन जब वह पौधे खाते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है ना। मनुष्य और तिलचट्टा जो है वो आपका क्या है, सर्वभक्षी है, लेकिन जब ये पौधे को ही सिर्फ खाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ह्यूमंस एंड कॉकरोचेस आर ओमनिवोरस बट व्हेन दे ईट प्लांट्स दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है ना। ये यहां आप देख रहे होंगे, ठीक, समझ में आ गई बात। और ये क्या है, ये आपके जो हैं प्राथमिक उपभोक्ता हैं, मतलब कि प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, गाय भैंस डियर रैबिट्स, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय उपभोक्ता, ये शाकाहारी जीवों को खाने वाले मांसाहारी जीव हैं, ठीक है ना। ये क्या है, शाकाहारी जीवों को खाने वाले मांसाहारी जीव हैं, जैसे मेढक जो टिड्डों को खाता है, सांप जब वह खरगोश को खाता है, ठीक है ना। दीज आर द कार्निवोर दैट ईट हर्बिवोर्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल में फ्रॉग एंड फ्रॉग इट ग्रास ओपर, स्नेक व्हेन इट ईट्स रैबिट्स, ठीक है ना। अब ये आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। ये फ्रॉग है जो ग्रासहोपर को खा रहा है, और ये जो है स्नैक है, ये जो है इसको रैबिट को खा रहा है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, या कार्निवोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। जो किसको खाते हैं, आ, आपके हर्बिवोर्स को खाते हैं। किसको खाते हैं, हर्बिवोर्स को खाते हैं। क्लियर। चलिए तृतीय उपभोक्ता टर्सरी कंज्यूमर, ये उच्च मांसाहारी हैं जो दूसरे मांसाहारियों को खाते हैं, इन्हें कोई अन्य जीव नहीं खाता है, जैसे बाघ शेर चीता गिद्ध और सांप, जब वह मेढक को खाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, टर्सरी कंज्यूमर्स हैं। ये क्या करते हैं, ये जो मांसाहारी होते हैं उनको खाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है ना। अब इसमें देखिए जैसे सांप हो गया,
वल्चर हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है ना। अब ये सारे के सारे क्या हैं, जो मांसाहारी होते हैं उनको खाते हैं और इनको कोई नहीं खाता, ठीक है ना। स्नेक व्हेन ईटिंग द फ्रॉग, जब ये किसको खाता है, मेंढक को खाता है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तृतीय उपभोक्ता, ठीक। अब देखिए सूक्ष्म उपभोक्ता मतलब कि अपघटन करता, जिसे डिकम्पोजर्स बोलते हैं। अच्छा देखिए फूड चेन जो होती है, जैसे यहां देखिए केवल तृतीय उपभोक्ता टर्सरी कंज्यूमर तक लिखा है ना, तो फूड चेन जो होती है वो बहुत लंबी नहीं होती है, ठीक। इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो ड्यू टू द एनर्जी लॉस, ठीक है ना। सपोज करिए कि कोई प्लांट है, ठीक, कोई प्लांट है, अब इसने जो है जितनी एनर्जी जो है सन से कंज्यूम की, ठीक है, ली, और उसने अपना भोजन बनाया, ठीक है ना। इसने अपना, ये प्लांट जो है अपना भोजन बनाया, ठीक। तो इसने 90% जो एनर्जी होगी, जितनी इसके पास एनर्जी मिली इसको, उसका 90% जो होगा ये अपने जो डेली वर्क है इसके या अपनी जो डेवलपमेंट है उसमें खत्म कर देगा, ठीक। केवल 10% एनर्जी जो होगी इसकी ये पास आउट होगी दूसरे को, ठीक है, जो हर्बियोर होगा उसको, ठीक है ना, जो इसको खाएगा, ठीक। तो कितनी पास हुई, केवल 10%। अब वो जो 10% है वह इस हर्बियोर के लिए कितनी हो गई, 100%। कितनी हो गई, 100%। अब इस 100% में भी वह क्या है, 90% अपने डेवलपमेंट में, अपनी ग्रोथ में खर्चा करेगा और 10% ही एनर्जी पास करेगा दूसरे को, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक। तो इसीलिए ये जो फूड चेन होती है बहुत लंबी नहीं होती है, ठीक है ना। फूड चेन होती है जो वो बहुत लंबी नहीं होती, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अपघटन करता सूक्ष्म उपभोक्ता डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेन्स, ठीक है। ये वह जीव जो मृत पौधे और जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं ना, ऑर्गेन दैट डिकम्पोज द बॉडीज ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना। जब मान लीजिए किसी प्लांट की डेथ हो गई या किसी एनिमल्स की डेथ हो गई, ठीक, तो उसको डिकम्पोज करने का काम जो करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है ना, या माइक्रो कंज्यूमर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर ये ना हो तो जो आपकी धरती है ये लाशों का ढेर बन जाए, क्या बन जाए, लाशों का ढेर बन जाए, ठीक है ना। सपोज करिए कि अब एक साल में या जब से ये धरती बनी होगी तब से कितनी डेथ हुई होंगी, बहुत सी हुई होगी ना। और मान लीजिए अगर ये नेचर में ना हो तो फिर वो हर जगह कोई ना कोई बॉडी आपको मिल जाएगी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं मुख्य कारक जीवाणु और कवक, ठीक। अब देखिए मुख्य कारक में देखिए आप जीवाणु और कवक, मेन एजेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया और फंगी होते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर अकार्बनिक तत्वों में बदल देते हैं। ये गैसों को वायुमंडल में और ठोस पदार्थों को मिट्टी या जल में वापस मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो डिकम्पोजर्स में जो मेन घटक होते हैं, जो मेन कारक होते हैं, जो मुख्य कारक होते हैं, जो मेन एजेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जीवाणु और कवक होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी होते हैं। ये क्या करते हैं, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसको तोड़कर अकार्बनिक तत्वों में बदल देते हैं, ठीक। और जो गैसें निकलती हैं उसको वायुमंडल में, और जो ठोस पदार्थ होते हैं उसको मिट्टी या जल में वापस मिला देते हैं, जिससे पोषक चक्र चलता रहता है, जैसा कि अभी हमने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट साइकिल में, ठीक। They break down complex organic substance into inorganic elements. They return gases to the atmosphere and solids to the soil or water, keeping the nutrient cycling moving, ठीक है ना, या कीपिंग न्यूट्रिएंट साइकिल मूविंग, ठीक है ना, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो आप लगातार चलती रहती है, ठीक है ना, इसी तरीके से, ठीक, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ठीक। समझ में आ गई बात। चलिए आगे देखते हैं दीर्घ और सूक्ष्म उपभोक्ता, मैक्रो और माइक्रो कंज्यूमर्स, ठीक है ना। दीर्घ और सूक्ष्म उपभोक्ता क्या होते हैं उसको भी आप देख लीजिए। दीर्घ उपभोक्ता, इसमें प्राथमिक शाकाहारी तथा द्वितीयक व तृतीयक मांसाहारी जीव आते हैं, ठीक है। दीर्घ उपभोक्ता में कौन कौन से आते हैं, इसमें प्राथमिक शाकाहारी, ठीक है, और जो हर्बियोर होते हैं, जो द्वितीयक और तृतीयक मांसाहारी जीव होते हैं वो आते हैं। मैक्रो कंज्यूमर्स में दिस इंक्लूड्स प्राइमरी हर्बियोर एंड सेकेंडरी और टर्सरी कार्निवोर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। सूक्ष्म उपभोक्ता वह होते हैं, इसमें अपघटन करता आते हैं जो मृत अवशेषों
को खाते हैं। मतलब कि इसमें जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आते हैं, जो आपके माइक्रो कंज्यूमर्स में कौन कौन से आएंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए माइक्रो कंज्यूमर, दिस इज इंक्लूड डिकम्पोजर्स दैट फीड और डेड ऑन डेड रिमेन्स, ठीक है ना। तो इसमें मेनली कौन से आते हैं, डिकम्पोजर्स आते हैं। किसमें, सूक्ष्म उपभोक्ता में कौन से आएंगे, डिकम्पोजर्स आएंगे, ठीक है ना। और आपके जो दीर्घ उपभोक्ता होते हैं इसमें कौन से आते हैं, जो हर्बीओर होते हैं और कार्निओर होते हैं वो आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैक्रो एंड माइक्रो कंज्यूमर्स, अब ये देखिए मैक्रो कंज्यूमर्स हो गया और ये आपका माइक्रो कंज्यूमर्स हो गया, ठीक है ना। ये आपका माइक्रो और ये आपका मैक्रो कंज्यूमर्स हो गए, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। अब देखिए आहार श्रृंखला, फूड चैन, ठीक। फूड चैन क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जानना है, ठीक। अब देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह उसमें स्थित जीवों की एक श्रृंखला के माध्यम से होता है। जीवों की इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है, ठीक है ना। उसमें स्थित जीवों की एक श्रृंखला होती है, उसके माध्यम से जो यह प्रवाह होता है, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अब देखिए जैसे यहाँ ग्रास है, ग्रास को रैबिट, रैबिट को फिर जो है आपका ये बियर है, फिर जो है आपका ईगल है, फिर फॉक्स है, फिर आपका जो है ये वल्चर है, हाइना है, ठीक है ना, जो भी है, ठीक। तो इस तरीके से ये आपकी क्या है, एक फूड चैन है, ठीक है ना। क्या है ये, फूड चैन है, ठीक। समझ में आ गई बात। तो इसी तरीके से एनर्जी का फ्लो नेचर में होता रहता है, ठीक है। एनर्जी देखिए रिवर्सिबल नहीं होती है, ठीक। एनर्जी क्या होती है, रिवर्सिबल नहीं होती है। एनर्जी ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है, सिर्फ ये क्या की जा सकती है, एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर की जा सकती है, या एक जीव से दूसरे जीव को ट्रांसफर की जा सकती है, ठीक है ना। या एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर की जाती है, उसका फॉर्म बदला जा सकता है, ठीक है। केवल उसका फॉर्म बदला जा सकता है बस, ठीक है। अब देखिए मुख्य विशेषताएं इसकी, देखिए ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो, ऊर्जा हमेशा एक ही दिशा में बहती है, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, ठीक। एनर्जी ऑलवेज फ्लो इन ए सिंगल डायरेक्शन, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, क्रम ऑर्डर में। देखिए इसमें प्रत्येक जीव अपने से नीचे वाले जीव को खाता है और स्वयं अपने से ऊपर वाले जीव द्वारा खाया जाता है, ठीक है। इन दिस ईच ऑर्गेनिज्म ईट द वन बिलो इट एंड इज इटसेल्फ ईटन बाय द वन अबव इट, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक जीव जो होता है अपने से नीचे वाले जीव को खाता है और अपने से ऊपर वाला, जो इसके से ऊपर वाला जीव होगा वो उसे खा लेगा, ठीक है ना। सीधी सी बात समझिए, जो जितना ताकतवर होगा, ठीक है ना, वह जो जितना ताकतवर होगा अपनी कैपेसिटी के अनुसार वह अपने से नीचे वालों को खाएगा और उससे ज्यादा जो ताकतवर होगा वो उसको खा लेगा, ठीक। आहार श्रृंखला का प्रारंभ हमेशा उत्पादक हरे पौधे से होता है। ए फूड चैन ऑलवेज बीइंग विथ प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना। फूड चैन की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, प्रोड्यूसर्स से होती है, ठीक है ना। एनर्जी फ्लो, ठीक है ना। अब देखिए आहार श्रृंखला का क्रम, उत्पादक सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर भोजन बनाते हैं, जैसे घास और शैवाल। दे कैप्चर सोलर एनर्जी टू मेक फूड, एग्जांपल ग्रास एंड एल्गी। प्रारंभिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, शाकाहारी जंतु जो पौधों को खाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसने क्या किया, सूर्य की ऊर्जा से जो है क्या हुआ, अपना भोजन बनाया और इसको जो है ये सारे जो है फीड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे जो हैं वो फीड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया और ये क्या हो गया आपका प्रोड्यूसर हो गया। ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया और ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ठीक। अब देखिए द्वितीयक उपभोक्ता वह मांसाहारी, जो ये तो हम बता दिए हैं। तृतीय और उच्चतम उपभोक्ता टर्सरी, ये भी हम आपको बता दें, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने क्या किया, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये आपका टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है ना। अब देखिए जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो सिर्फ हरे पेड़ पौधों को खा रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है,
हरे पेड़ पौधों को खा रहा है, लेकिन जो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है, वो हरे पेड़ पौधों को भी खा सकता है और जो ये प्राइमरी कंज्यूमर है इसको भी खा सकता है, ठीक है। लेकिन जो टर्सरी कंज्यूमर है, आपका जो टॉप कंज्यूमर है, वो क्या करता है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं उनको भी निपटा देता है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ ये जो है आपके जो प्रोड्यूसर होते हैं इनको भी फीड कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक। आहार श्रृंखला श्रृंखला के प्रमुख उदाहरण, मेजर एग्जांपल ऑफ फूड चेन, मैदानी तंत्र, मतलब कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आप देखिए घास, ग्रास होपर, मेढक, सर्प और गिद्ध, ठीक है ना। ग्रास होपर, फ्रॉग और स्नेक, वल्चर, ईगल, ठीक है ना। जलीय तंत्र में एक्वेटिक इकोसिस्टम में शैवाल, छोटे जंतु, प्लक, ठीक है, छोटी मछली, बड़ी मछली और मांसाहारी पक्षी। एल्गी, स्मॉल जो प्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस और कार्निवोर बर्ड्स, ठीक है ना। ये आपका कहाँ का सिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम का फूड चेन है, ठीक है ना। और ये आहार श्रृंखला है, और ये कहाँ की है, जो मैदानी क्षेत्र है उसकी आहार श्रृंखला है, फूड चेन है, ठीक है ना। कहाँ की है ये जो मैदानी क्षेत्र है उसकी आहार श्रृंखला है, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। ग्रास, ठीक है ना, इसने क्या किया, ग्रास को खाया, फिर इस ग्रास होपर को किसने, ये ग्रास होपर को खाएगा, ये फ्रॉग, ठीक है ना। फिर स्नेक, स्नेक जो है इसको खाया, फिर स्नेक को किसने खाया, वल्चर ने खाया, ठीक है ना। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। और आपका ये एक्वेटिक सिस्टम है, इसमें देख लीजिए एल्गी, स्मॉल जो प्लैंक्टन फिश, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, और लार्ज फिशेस जो होते हैं उनसे भी बड़ी, और उसके बाद में कार्निवोर बर्ड्स, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ग्रासलैंड का, और ये आपका हो गया एक्वेटिक इकोसिस्टम का आपका फूड चेन। क्लियर, ठीक। वन तंत्र में देखिए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखिए पौधे, फिर हिरण, फिर बाघ, ठीक है ना। प्लांट्स, डियर, टाइगर, बगीचा, छोटा जो तंत्र होता है उसमें देखिए गार्डन या स्मॉल इकोसिस्टम में पौधे, कीट, जो कृमि होते हैं, कीड़े होते हैं, चिड़िया, बिल्ली, ठीक है ना। ये आपका हो गया वन तंत्र का, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है वहां का ये आपका पूरा फूड चेन का सिस्टम है, ठीक है ना। जैसे प्लांट्स, डियर, टाइगर, ठीक है ना। गार्डन या स्मॉल इकोसिस्टम में प्लांट्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, ठीक है ना, बर्ड्स हो गए, कैट्स हो गए, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है ना। इस तरीके की आपकी फूड चेन होती है, जिसको हमने आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी आपको बता दिया। जो छोटा इकोसिस्टम होता है, गार्डन होता है या स्मॉल सिस्टम होता है, उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया कि फूड चेन यहाँ कैसी होती है, ठीक है ना। कौन किस पर डिपेंडेंट होता है या कौन किसको फीड करता है, ठीक। स्टार्टिफिकेशन, ठीक है ना। जंगल में पौधों की ऊंचाई के आधार पर अलग अलग स्तर होते हैं, ठीक है ना। जंगल में पौधों की ऊंचाई के आधार पर अलग अलग स्तर होते हैं। इन ए फॉरेस्ट देयर आर ए डिफरेंट लेवल बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना। ऊपरी स्तर टॉप लेवल होता है जहां विशालकाय वृक्ष और झाड़ियां होती हैं, ठीक है ना, लार्ज ट्री और सर्प्स होती हैं। निचला स्तर वो होता है जहाँ शाकीय पौधे और घास होती हैं, जहाँ हर्ब्स और ग्रासेस होती हैं। धरातल में क्या होता है, मॉसेस होते हैं, क्या होते हैं, मॉसेस होते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रैटिफिकेशन होता है किसी भी जंगल का, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। सबसे उचला स्तर, फिर उसके बाद उससे नीचा, फिर सबसे नीचा, ठीक। समझ में आ गई बात। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं, ठीक। अब देखिए आहार जाल, फूड वेब क्या होता है, ठीक। वो हमने आपको पढ़ाया फूड चैन, अब हम आपको बात करेंगे फूड वेब की, ठीक है ना। प्राकृतिक में आहार श्रृंखलाएं हमेशा सीधी नहीं होती हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से आड़े तिरछे जुड़कर एक जाल जैसा बनाती हैं, जिसे आहार जाल या फूड वेब कहते हैं, ठीक है ना। इन नेचर फूड चेन आर नॉट ऑलवेज लीनियर इन एन इकोसिस्टम, ठीक ना। सेवरल फूड चेन्स इंटरकनेक्ट विद द ईच अदर टू फॉर्म ए वेब, ठीक है ना, लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फूड वेब, ठीक है। जैसे कि आप यहां देखिए, अब देखिए ये ग्रास है, ठीक, इसको रैबिट भी फीड कर रहा है और आपकी फॉक्स भी, ठीक। अब देखिए ये क्या है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक, क्योंकि ये हर्बीओर है और ये कार्निओर है, ठीक। अब अब देखिए उसके बाद में फिर यहाँ इंसेक्ट आ गया, फिर हर्ड आ गया, ठीक है ना, फंगी आ गया, बैक्टीरिया आ गया, उल्फ आ गया, ठीक है ना। और फिर ये देखिए ग्रास है, प्रोड्यूसर है,
ठीक है ना। अब मतलब कि ये प्रोड्यूसर था ना, इसमें इससे देखिए क्या है, ये भी इंटरकनेक्टेड है, ठीक, ये इससे इंटरकनेक्टेड है, ये इससे इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपस में जो पूरी फूड चेन है वो एक दूसरे से क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है ना। और वही जो इंटरकनेक्शन होता है, वो जो पूरा जाल बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। क्लियर, ठीक। आहार जाल क्यों बनता है, अब इसको भी आप देख लीजिए। प्रकृति में एक उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग करता है, ठीक है ना। जो एक उपभोक्ता होता है, जो कंज्यूमर होता है, वह एक से अधिक स्रोतों को जो है उपयोग में लेता है। इसी के कारण जो होता है फूड वेब बनता है, ठीक है ना। इन नेचर एक कंज्यूमर यूटिलाइज मोर देन वन सोर्स ऑफ फूड, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम ही लोग हैं, सपोज करिए, ठीक, जो ह्यूमंस होते हैं। अब ह्यूमंस ऐसा तो है ना कि सिर्फ हर्ब पर डिपेंड होगा, ठीक, या जो प्रोड्यूसर्स होंगे उन पर डिपेंड होगा। हम तो जो कंज्यूमर्स हैं उन पर भी डिपेंडेंट है, जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पर भी डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक से ज्यादा फूड सोर्सेस पर डिपेंडेंट होते हैं। इसी के कारण जो होता है फूड वेब का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसी के कारण क्या होता है, फूड वेब का निर्माण होता है। क्लियर। अब जैसे देखिए फूड वेब नेटवर्क, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये प्रोड्यूसर है, ये भी प्रोड्यूसर है, ठीक। अब इस प्रोड्यूसर को देखिए, इतने इंसेक्ट हैं, ये भी फीड कर रहा है, फ्रॉग है, ठीक, स्मॉल बर्ड्स हैं, ठीक है, और हनी बीज हैं, ये भी फीड कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसी को देखिए यहाँ देखिए आपका स्नेक है, ये भी हर्ब को फीड कर रहा है, मतलब ये इंसेक्ट को फीड करेगा, ठीक है। और स्नेक है वो फ्रॉग को भी फीड करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक दूसरे से सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है, क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और यही इंटरकनेक्शन के कारण जो है फूड वेब नेटवर्क बनता है। क्या होता है, यही इंटरकनेक्शन के कारण जो होता है फूड वेब नेटवर्क बनता है। क्लियर। ऊर्जा का रूपांतरण, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हरे पौधे सूर्य की विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन, ठीक है ना। क्लोरोफिल की मदद से वे इसे रासायनिक स्थित ऊर्जा में बदलते हैं। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दे कन्वर्ट इनटू केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। यही ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होती है और पूरी खाद्य श्रृंखला को आगे बढ़ाती है, ठीक है ना। यही ऊर्जा जो होती है, यही एनर्जी जो होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होती है। कहाँ, पौधों में। कहाँ होती है, पौधों में होती है। और यही जो एनर्जी होती है, यही जो ऊर्जा होती है, यही फूड चेन को आगे बढ़ाती है, ठीक है ना। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड मूव्स फॉरवर्ड द थ्रू आउट द फूड चैन, ठीक है ना। और यही जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो एनर्जी संचित होती है, कहाँ, ग्रीन प्लांट्स में, इसी से पूरा फूड सिस्टम आपका जो होता है, जो फूड चैन होती है, वो इसी से चलती है, ठीक है ना। ठीक, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्रेन प्लांट, ठीक है ना। सन की प्रेजेंस में देखिए इसने क्या हुआ, अपना फोटोसिंथेसिस किया, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस किया, सन रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, कन्वर्ट इनटू द केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। इसको किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में स्टोर किया। और इसी को अब जो है आपके जो आगे के जो हर्बी और हैं, कार्नी और हैं, ठीक है ना, वो इसको फीड करेंगे और इसी से आगे की पूरी जो है फूड चेन होगी जो आपकी चलेगी। क्लियर। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु देख लिए। सर आर्थर जॉर्ज टेंसले 1935 में इकोसिस्टम शब्द दिया, ठीक है ना। एजी टेंसले ने कॉइन द टर्म इकोसिस्टम इन 1935। इसको हमने कल भी पढ़ाया था, आज भी हम आपको एक पॉइंट बता रहे हैं इसका कि इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। इस चैप्टर में ये टर्म आपको याद रखना कि इकोसिस्टम का जो है टर्म किसने दिया था, तो किसने दिया था, एजी टेंसले ने दिया था। तो कब दिया था, तो 1935 में दिया था। कब दिया था, 1935 में, 1935 में, ठीक है ना। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है ना। एक दिशीय प्रवाह ऊर्जा हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर बढ़ती है।
वापस नहीं आती, रिवर्सिबल नहीं होती, जैसा कि हमने बताया था, ठीक है ना। यूनिडायरेक्शनल फ्लो, ठीक है ना, एनर्जी ऑलवेज मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, दे नेवर फ्लो बैक, ठीक है ना। जो एनर्जी होता है जो एनर्जी होती है उसका फ्लो कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, ठीक है। संतुलन की बात करते हैं, यदि आहार श्रृंखला की कोई भी कड़ी, जैसे सारे शेर या सारे हिरण खत्म हो जाए तो पूरा पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, ठीक है ना। संतुलन क्यों क्यों जरूरी है ये भी देख लीजिए। यदि आहार श्रृंखला की कोई भी कड़ी, ठीक है ना, जो है वह क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो पूरा पर्यावरण का जो संतुलन है वह खत्म हो सकता है या डिस्टर्ब हो सकता है, असंतुलित हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, इफ एनी लिंक आर इन द फूड चैन सच एज ऑल लायंस आर डियर इज डिस्ट्रॉयड, द इंटायर एनवायरमेंट विल बिकम इम्बैलेंस, ठीक है ना। तो क्या होगा, पूरा जो इकोसिस्टम होगा वो इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इसीलिए पर्यावरण में हर जीव का, हर लिविंग ऑब्जेक्ट का एक अपना महत्व है और सबकी अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, ठीक। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र, पोषी स्तर, पिरामिड और ऊर्जा प्रवाह, ठीक है ना। पारिस्थितिकी तंत्र में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। इकोसिस्टम में ट्रॉपिकल लेवल, पिरामिड्स एंड एनर्जी फ्लो। पोषी स्तर, ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है ना। आहार श्रृंखला में भोजन, ऊर्जा के स्थानांतरण के प्रत्येक चरण को पोषी स्तर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, पोषी स्तर कहा जाता है या ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आहार श्रृंखला में भोजन, ठीक है। भोजन का मतलब ऊर्जा के स्थानांतरण के प्रत्येक चरण को, ठीक है ना। मतलब कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाना, मतलब कि सपोज करिए प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाना या प्राइमरी कंज्यूमर तक जाना, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। क्लियर। ईच स्टेप ऑफ फूड एनर्जी ट्रांसफर इन ए फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। क्लियर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज का टॉपिक बस यहीं तक रहेगा। बाकी की बातें हम लोग कल करेंगे, कल के लेक्चर में करेंगे, और इसी तरीके से आपकी सारी क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी। और आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग जो इंटर में होंगे इस बार वो अच्छे से पेपर दे रहे होंगे, जो इंटर पास आउट होंगे, जो एक आध साल के ड्रॉपर होंगे या रिपीटर होंगे, वो भी अपनी तैयारी अच्छे से करें ताकि उनका सीनेट का एग्जाम अगर हो, ठीक, या अदर कोई मेडिकल एग्जाम है वो, या फिर जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं वो, ठीक, सारे के सारे लोग अच्छे से तैयारी करें ताकि आप लोगों का सिलेक्शन इस बार सुनिश्चित हो पाए और एक सीट आपकी कंफर्म हो जाए, ठीक। और 10 मार्च से हमारी जो ऑफलाइन की क्लासेस हैं, चाहे वो अयोध्या की ब्रांच हो चाहे लखनऊ की ब्रांच हो, दोनों जगहों पर ऑफलाइन की क्लासेस 10 मार्च से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। एग्जाम के बाद आपके जो यूपी बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं उसके बाद आपकी क्लासेस ऑफलाइन की शुरू हो जाएंगी। ऑनलाइन की क्लासेस जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि सीनेट की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, 10 फरवरी से ही वो चल रही हैं, और एग्जाम के बाद 10 मार्च से इसको फिर से रिवाइज किया जाएगा, फिर से इसको एक बार शुरू किया जाएगा। जो इधर 10-20 दिन आपकी क्लासेस चली हैं इसको रिवीजन, क्विक रिवीजन करा दिया जाएगा। जो हमारे नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो भी जुड़ सकते हैं। और एक बैच जो सबसे महत्वपूर्ण हम आपको बार बार बता रहे हैं अपनी क्लासेस में कि एम्स नॉर्सेट का जो हमारा बैच है, ठीक है ना, एम्स नॉर्सेट का जो बैच है वो आपका कल से, मतलब कि 20 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। इसकी जो टाइमिंग है वो 5 से 7 रहेगी, ठीक है ना। और अभी कल की क्लासेस को, जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस थी वो आपकी कल हुई है, आज भी आपकी 5 बजे से क्लासेस होंगी, ठीक है। तो जिनको भी एम्स नॉर्सेट का बैच ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप आप देख ही रहे होंगे, इसी ऐप पर आपकी क्लासेस पूरी चल रही हैं। ये ऐप आप जो है प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वेडुक्स के ऐप जो है आपका ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें।